जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट और वफाक के दरमियान एक फड्डा चल रहा है और ये फड्डा बढ़ता चला जा रहा है। ये फड्डा चीफ सेक्रेटरी साहब की अपॉइंटमेंट पे है। ये फड्डा क्यों है और ये कहां तक जाएगा, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और जिन 6 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा था, उनमें से जो एक सीनियर जज हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हो गया। ये रेफरेंस किसने किया है और इसका मकसद क्या है, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और शहरयार अफरीदी साहब ने दावा किया है कि हमारी पार्लियामेंट बड़ी बेबस है, इसे एक कर्नल चला रहा है। ये दावा किस हद तक दुरुस्त है और क्या वाकई को कर्नल चला रहा है, उस कर्नल का नाम क्या है, ओहदा क्या है और वो पार्लियामेंट को क्यों चला रहा है, ये हम आपको इसी वीलॉग में बताएंगे। हम सबसे पहले शहरयार अफरीदी साहब के दावे की तरफ आते हैं। उन्होंने 2 दिन पहले एक टीवी शो में यह दावा किया कि मुझे पार्लियामेंट के ऊपर तरस आता है, उसकी बेबसी जो है वो मुझे परेशान करती है, क्योंकि उस पार्लियामेंट को एक कर्नल चला रहा है और जब एक कर्नल पार्लियामेंट को चलाएगा तो उसके बाद वो पार्लियामेंट क्या करेगी। शहरयार अफरीदी साहब ने यह दावा तो कर दिया है, लेकिन अब सवाल यह है कि अगर वाकई ऐसा है तो फिर उन्हें उस कर्नल का नाम बताना चाहिए और यह भी बताना चाहिए कि वो कर्नल साहब पार्लियामेंट को कैसे चला रहे। अलबत्ता मुझे ये पता है कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त एक कर्नल लियाकत साहब होते थे जो जनरल फैज़ हमीद साहब के बड़े करीबी थे और वो रिटायर्ड कर्नल थे और उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी कि जो कौमी असम्बली का नज़्म नस्क होगा वो उसके जिम्मेदार होंगे। तो वो बाकायदा कौमी असम्बली के अंदर बैठते थे, उनका दफ्तर था वहाँ पे, और वो सब MNAs जो जिनका ताल्लुक गवर्नमेंट के साथ था या गवर्नमेंट के इत्तेहाद के साथ था, उन सब की वो हाजिरी लगाते थे। बल्कि अपोजिशन की हाजिरी भी उनके पास ही जाती थी और वो वहाँ पे बैठ के पूरी पार्लियामेंट का नज़ारा करते रहते थे CCTV कैमरों पे और ये तक देखते थे कि किसने क्या बात की। और अगर कोई रुकन वहाँ पे नहीं आता था तो वो बाकायदा जनरल फैज़ हमीद साहब को रिपोर्ट करते थे और जनरल फैज़ हमीद साहब अपने लोग भिजवा के उस रुकने असम्बली को कौमी असम्बली में वापस लेकर आते थे और उसे कहते थे कि आपने इस कार्रवाई में शरीक होना है। बल्कि बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई थी तो इसी कर्नल लियाकत साहब की जिम्मेदारी लगी थी कि उन्होंने तमाम लोगों के प्रोफाइल्स देने हैं और जनरल फैज़ हमीद साहब को कहा गया था कि आपने वो सारे लोग जो उस वक्त तक इमरान खान साहब से नाराज़ हो चुके थे उन सब को कौमी असम्बली के अंदर लेकर आना है। बल्कि उसमें एक वाक़या बड़ा दिलचस्प है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। उस वक्त चौधरी शुजा साहब बहुत ज़्यादा बीमार थे और लाहौर के एक अस्पताल के अंदर वो एडमिट थे और वहाँ उनके जो साहबजादे, और उनका नाम है चौधरी सालिक, जो इस वक्त भी मिनिस्टर हैं और PDM की जो साबिक गवर्नमेंट थी उसके अंदर भी वो वज़ीर थे, वो उनकी इयादत कर रहे थे अपने वालिद साहब की और वो रोज़ जाके चौधरी शुजा साहब को खाना खिलाते थे। तो जब वो खाना खिला रहे थे तो उस वक्त एक ऑफिसर आया और उसके हाथ में गुलदस्ता था और उसने आके सालिक साहब को गुलदस्ता पेश किया। फिर चौधरी शुजा साहब की तबीयत पूछी, फिर उनके पास बैठा और बैठने के बाद उन्हें कहा, जी मुझे अंदाज़ा है कि ये बहुत ज़्यादा अलील हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने सुबह कौमी असम्बली ज़रूर पहुँचना है और जाके आपने इमरान खान साहब के हक़ में वोट डालना है। और फिर उसके बाद फिर रात को भी फ़ोन आता रहा। सुबह जब चौधरी सालिक साहब की आँख खुली तो उन साहब के फ़ोन से आँख खुली। फिर जब ये मोटरवे पे चल रहे थे तो उस वक्त भी उनका फ़ोन आ रहा था और जब तक चौधरी सालिक साहब कौमी असम्बली पहुँचे नहीं उस वक्त तक रेगुलर फ़ोन आते रहते थे और जब वो कौमी असम्बली पहुँच गए तो उसके बाद कर्नल लियाकत साहब ने उनकी हाज़िरी लगा ली कि वो यहाँ पे मौजूद हैं। फिर बीबी भरवाना साहिबा जो हैं और उनको लिए भी बाकायदा एक ऑफिसर गया उनके घर में और वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हो चुकी थी और उन्होंने वोट ना डालने का ऐलान किया था। तो बाकायदा उन्हें समझाया गया, समझाने से आप समझ ही गए होंगे कि क्या कैसे समझाया गया और फिर बीबी साहिबा को कौमी असम्बली पहुँचाया गया। फिर उस वक्त तारक चीमा साहब जो ज़ाहिर इत्तेहादी थे और वो भावल नगर में थे तो उनसे कहा गया कि आपने हर सूरत वहाँ पे पहुँचना। और जब वो कौमी असम्बली पहुँचे तो सामने थे मियाँ शहबाज शरीफ साहब आ रहे थे तो उन्होंने तारक बशीर चीमा साहब ने सामने खड़े होकर उनसे कहा कि मैं यहाँ आया नहीं हूँ, मुझे लाया गया है और मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं था कि मैं आ सकूं। बल्कि उन्होंने ये बताया कि मुझे बताने वालों ने ये कहा कि आप खुद आएंगे या फिर हम आपको लेकर आएँ। तो मैंने कहा जी मैं खुद ही आ जाता हूँ, तो मैं खुद अपनी गाड़ी पे यहाँ पहुँच गया। नहीं तो उन्होंने कहा था जी हम आ रहे हैं आपके पास आपको लेने के लिए। फिर उस वक्त आमर लियाकत हुसैन हमारे साथी दोस्त जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, उन्होंने भी कौमी असम्बली में खड़े होकर ये कह दिया था कि मैं आया नहीं हूँ, मुझे लाया गया। तो उस वक्त असम्बली की सूरत हाल ये थी कि अगर आपने बजट पास करना होता था तो फौरी तौर पर जनरल फैज़ हमीद साहब से कहा जाता था और जनरल फैज़ हमीद साहब बंदे पूरे करके अपोजिशन को बाकायदा डरा धमका के उनको वहाँ पे पहुँचा के एक बजट पास करवाया जाता था। बल्कि जो गवर्नमेंट के इत्तेहादी थे वो तो ज़ाहिर निकल गए थे, लेकिन उन सब को पकड़ पकड़ के
गवर्नमेंट के इत्तेहाद के अंदर रखा जाता था। फिर जब भी कोई बिल पास होना होता था तो कर्नल लियाकत साहब के थ्रू होता था, और बाज़ औक़ात गवर्नमेंट के पास बिल बनाने की अहलियत भी नहीं होती थी, कोई करारदाद भी वो पेश नहीं कर पाते थे, तो बाकायदा एक सेक्शन था जो करारदादें लिखता था, जो बिल बनाता था, फिर उसके बाद उसे टेंडर किया जाता था किसी न किसी रुकन के नाम पे, और फिर उसके हक़ में वोट बाकायदा तलाश किए जाते थे। फिर ये ख़तरा होता था बाज़ औक़ात कि अपोजिशन कहीं कोरम की निशानदेही ना कर दे या वो पे ज़्यादा फड्डा ना डाले, तो फिर अपोजिशन को ये कहा जाता था कि अब आपने ऐवान से निकल जाना है, आपने बाईकाट कर देना है ताकि हम ये बिल पास करवा सकें। तो अपोजिशन बड़ा अच्छा बच्चा बन के वहाँ से चली जाती थी, और उसके बाद गवर्नमेंट का जो बिल था वो पास कर दिया जाता था या फिर उस करारदाद की मंजूरी हो जाती थी। तो ये दौर था इमरान खान साहब का। तो उस वक्त मेरा ख्याल है शहरयार अफरीदी साहब जो है उस दौर का जिक्र कर रहे हैं कि कर्नल जो है वो पार्लियामेंट को चला रहा था। अब अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर मेरा ख्याल है शहरयार अफरीदी साहब को बताना चाहिए कि वह कर्नल साहब का नाम क्या है, कहाँ बैठते हैं, क्या करते हैं, और अगर ये सूरत हाल वही है तो फिर तो शहरयार अफरीदी साहब को बड़ी खुशी मनानी चाहिए कि जो अच्छा दौर था आपका, कि उसका एक तसलसल जो है वो सामने आ रहा है, और जो आपने अच्छी रवायात कायम की थी वो रवायात अब बाकायदा फल फूल रही हैं, और नई जो असम्बली है उसके अंदर भी वही रवायात हवा दे रही हैं। तो बड़ी अच्छी बात है ये, क्योंकि जिस रवायत की बुनियाद आपने रखी थी वो बहरहाल आगे बढ़ रही है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं, और आपको याद होगा कि ये जो 6 जजेस का इशू था उसमें मोहसिन अख्तर कैनी साहब का ख़त भी उसके अंदर है, और उनके एक केस को बाकायदा उसके अंदर मिसाल बना के पेश किया जाता है कि उनके एक अजीज़ को जो उनका बरादर निस्बती है उसे अगवा कर लिया गया था, फिर उसे बाकायदा टार्चर किया गया, फिर उसे झटके लगाए गए बिजली के, और फिर उनके अजीज़ों और रिश्तेदारों को बाकायदा पकड़ा गया और उनको दबाया गया, उनको प्रेशराइज़ किया गया। वो मोहसिन अख्तर कैनी साहब का बार बार इस सारे ख़त के अंदर जिक्र है, और ये भी जिक्र है कि उन्होंने जस्टिस आमर फारूक साहब को बताया था कि मेरे अजीज़ों के साथ क्या हो रहा है और मुझे किस तरह मजबूर किया जा रहा है। उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हो गया है, और ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हुआ है, और इसे एक वकील वकास मलिक साहब ने दायर की है, और ये साबिक सेक्रेटरी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, और उन्होंने अपने रेफरेंस में ये लिखा है, मैं वो पढ़ के सुनाता हूँ, वो रेफरेंस बड़ा मज़ेदार है। और उसमें उन्होंने कहा कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी ने ख़त लिखकर रियासत मुखालिफ एजेंडा अपनाया, जस्टिस साहब ने ख़त लिखने में दीगर साथी जजों को भी अपने साथ मिलाया, लिहाजा जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और इन्हें फौरी तौर पर बतौर जज काम से रोका जाए। फिर ये भी उसके अंदर और भी उन्हें कहा गया कि जी ये मिसकंडक्ट का शिकार हुए हैं और इन्होंने अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इससे पहले भी एक रेफरेंस मोहसिन अख्तर कैनी साहब के ऊपर दर्ज हो चुका है, और वो रेफरेंस एडवोकेट राजा मकसूद हुसैन ने दायर किया था, और उसके अंदर भी ये कहा गया था कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी बतौर इंतज़ामी जज इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और बतौर इंतज़ामी जज मोहसिन अख्तर कैनी रिश्तेदारों और दोस्तों के मनपसंद मुकदमात मुकर्रर करते हैं और मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं। इसके अलावा जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी की मुल्क और बैरून मुल्क बहुत सी अनडिक्लेयर जायदादें हैं। पाकिस्तान में जस्टिस साहब की 15 गैर मनकूला जायदादें हैं। गैर मनकूला जायदादों में 6 प्लाट्स, 9 घर और अपार्टमेंट शामिल हैं, और जस्टिस साहब की इस्लामाबाद के सेक्टर F6 में 2 अरब मालियत की बेनामी जायदाद है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करके ये जायदादें बनाई हैं, लिहाजा शिकायत पर फैसला होने तक जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब से अदालती इख्तियारात वापस लिए जाएं और बतौर जज इन्हें ओहदे से हटाया जाए। तो अब ये 2 रेफरेंस जस्टिस साहब के ऊपर दायर हो चुके हैं, और ये मेरा ख्याल है पहला अटैक है उन 6 जजेस के ऊपर जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा था और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मदद मांगी थी कि अब हमारी रहनुमाई करें कि हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए। अगर ये वाकया ही सीरियस इशू है तो फिर मेरा ख्याल है बाकी 5 जजेस जो हैं उन्हें भी अपनी सीट बेल्ट बांध लेनी चाहिए। हो सकता है उनके खिलाफ भी रेफरेंस आ जाए, और अब ये रेफरेंस जो है वकला की तरफ से आएंगे। अब खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के दरमियान एक फड़ा चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा ये चाहता है कि हमारी मर्जी का हमें चीफ सेक्रेटरी दे दिया जाए, जबकि वफाकी हुकूमत अपने चीफ सेक्रेटरी को विड्रॉ करने के लिए तैयार नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब ने शहाब अली शाह साहब की नामजदगी भी कर दी थी, लेकिन ज़ाहिर वो डायरेक्ट नामजद किसी को नहीं कर सकते, और अभी तक वही जोर लगा रहे हैं कि शहाब अली शाह साहब जो पहले खैबर पख्तूनख्वा में काम कर चुके हैं उन्हें हमारे हवाले किया जाए। बैरिस्टर सैफ साहब जो इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब के मशीर हैं, उनका एक क्लिप बड़ा वायरल है कि उसमें उन्होंने कहा जी देखें जो हमें चीफ सेक्रेटरी दिया गया है वो बहुत अच्छा आदमी है,
कॉम्पिटेंट आदमी है, काम बड़ा ज़बरदस्त करता है, पुराना ब्यूरोक्रेट है, लेकिन वो हमारा बंदा नहीं है। वो ओपनली कह रहे हैं कि वो हमारा बंदा नहीं है, हमें अपना बंदा चाहिए। और ये जो बंदा है, ये मियां शहबाज शरीफ का बंदा है, उन्होंने अपॉइंट किया था। केयर टेकर गवर्नमेंट में भी वो यही रहे थे और उसके बाद अब भी ये हैं, जो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो हमारे काम कर सके, जबकि ये वफाकी हुकूमत जो उसके मफादात का ख्याल रख रहा है, चीफ सेक्रेटरी। तो उन्होंने ओपनली कह दिया। तो जो कुछ उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि आप उसमें से थोड़ा सा हिस्सा सुन लें, उससे आपको अंदाजा होगा कि बैरिस्टर सैफ साहब कहना क्या चाहते हैं सारे मामले में। जो मौजूदा चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे हमें कोई ज़ाती इख्तिलाफ नहीं है, कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। वो यकीनन एक अच्छे इंसान हैं, कॉम्पिटेंट ब्यूरोक्रेट हैं, कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, लेकिन वो हमारे बंदे नहीं हैं। बुनियादी तौर पर वो शहबाज शरीफ साहब के लाडले हैं, और शहबाज शरीफ साहब को भी पता है, तमाम ब्यूरोक्रेसी को भी पता है कि शहबाज शरीफ ने उसको खैबर पुख्तनख्वा में सिर्फ इसलिए लगाया है ताकि उनके अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। अब एक गवर्नमेंट के मशीर जो हैं वो खुद कह रहे हैं कि हमारा बंदा नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर जो गवर्नमेंट होगी किसी भी सूबे की, उसको अपना चीफ सेक्रेटरी चाहिए होगा, ताकि वो खुल के अपनी मर्जी के मुताबिक जो चाहते हैं वहां पे कर सकें। जितने फंड्स हैं उनको दाएं से बाएं किया जा सके, जितने मनसूबे हैं उनमें से वो अपना शेयर ले सकें। अब अगर सूबे के अंदर जो सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट होगा, जो वसी इख्तियारात के ब्यूरोक्रेट होगा, वो जब गवर्नमेंट का अपना होगा तो फिर सूबे का इंतजाम कैसे चल सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप वफाक को मजीद वीक करना चाहते हैं, आप वफाक से अपने आप को अलग करना चाहते हैं, खुदा न खास्ता, जो ज़ाहिर है नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ है। अब जो भी चीफ सेक्रेटरी होगा, इसमें कोई शक नहीं कि सूबे की अपनी इनपुट शामिल होती है, लेकिन वो वफाक ने देना होता है, और वो चीफ सेक्रेटरी वफाक को जिम्मेदार होता है। वो उसने वफाक को जवाब देना होता है, उसने सूबे का निज़ाम तो चलाना है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो सूबे को चलाते चलाते वफाक से अपनी जो वफादारी है उनको कमज़ोर कर ले, जो ज़ाहिर मुमकिन नहीं है। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि हम बैरिस्टर सैफ साहब का ये नैरेटिव मान भी लेते हैं कि जी हमारा मैंडेट है तो हमारा ही चीफ सेक्रेटरी होना चाहिए, तो आप कौन होते हैं जो चीफ सेक्रेटरी अपनी मर्जी का दें। तो यहाँ पे एक और इशू डेवलप होता है। वो इशू ये है कि पेशावर के अंदर जो मेयर है उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है। वो जो इस वक्त गवर्नर है हाजी गुलाम अली साहब, उनके साहबजादे हैं हाजी ज़ुबैर अली, और जो ज़ाहिर रिश्तेदार भी हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के, और उन्होंने पेशावर में ठीक ठाक वोट हासिल करके वो मेयर बने हैं। अब वो मसलसल चीफ मिनिस्टर साहब से ये कह रहे हैं कि जी मैं क्योंकि पेशावर का सोलो मेरे पास मैंडेट है, तो मुझे मेरी मर्ज़ी के लोग दिए जाएं। वो कुछ डीजी हैं और कुछ और ऑफिसर्स हैं जो वो मांग रहे हैं मसलसल सूबाई हुकूमत से। वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि आपके लोग हैं तो वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मैं फ़ेल हो रहा हूँ, तो मुझे मेरे बंदे चाहिए। तो वहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब उन्हें कहते हैं जी अच्छा जी जब होंगे तो दे देंगे, और वहाँ वो साफ इंकारी हैं कि वो मेयर पेशावर को उनकी मर्जी का स्टाफ नहीं दे रहे। तो एक साइड पे आप वफाक से मांग रहे हैं कि आपको अपनी मर्जी का बंदा चाहिए, और दूसरी साइड पे जहाँ पे लोगों का इशू है, जहाँ पे लोगों को गलियाँ साफ़ सुथरी चाहिए, जहाँ पे लोगों को वाटर सप्लाई चाहिए, जहाँ पे उन्हें सड़कों और गलियों की तामीर के लिए वहाँ पे बंदोबस्त चाहिए, वहाँ पे जो मेयर साहब अपना स्टाफ मांग रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के लोग मांग रहे हैं जो उनकी तरफ टिल्ट हों और जो उनके काम दिन रात करके एक करके कर दें, वहाँ पे आप रजिस्ट कर रहे हैं। तो अजीब सी बात है। पहले आप इख्तियारात अगर लेना चाहते हो तो इख्तियारात देना भी शुरू करें। सबसे पहले तो आपको ये चाहिए कि जो पेशावर का मेयर है उसकी मर्ज़ी का स्टाफ उसको दे दें, जो वो मांग रहे हैं, जिस डीजी को मांग रहे हैं आप दे दें, और जिस डायरेक्टर को वो मांग रहे हैं आप उनको दे दें, और जितने फंड्स उनको चाहिए पेशावर की डेवलपमेंट के लिए आप वो फंड दें। आप वो दे नहीं रहे और वफाक से ये मुतालबा कर रहे हैं कि साढ़े पैसे कटो, जो आपने हमारे पैसे देने सूबे के वो फौरी तौर पे अदा करें, और साथ साथ आप ये भी कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी भी हमारी मर्जी का दे दें, फिर आपको आईजी भी अपनी मर्जी का चाहिए। तो एक साइड से आपको सारे लोग अपनी मर्जी के चाहिए, और जितने फंड्स आपको वफाक से चाहिए वो चाहते हैं कि यकमुश्त अदा किए जाएँ, और दूसरी साइड पर जहाँ पर पेशावर का इशू बनता है और जहाँ पर आपकी जो पार्टी है वो हार गई थी, वहाँ आप ना उनको स्टाफ दे रहे हैं और ना ही आप उनको रकम दे रहे हैं। तो इसको क्या कहा जाए? इसको खुला तजाद ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? मुझे लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद जो है उसकी बुनियाद रखती है, और अब ये वफाक को इसी तरह दबाव में लाता रहेगा, और अगर ये दबाव में लाता रहेगा इस तरह तो फिर ये सिस्टम किस तरह चल सकेगा? अल्टीमेटली मुझे ख़तरा है कहीं वहाँ पर गवर्नर राज न लगाना पड़ जाए खैबर पख्तूनख्वा में, और अगर ये हो गया तो वो पाकिस्तान के लिए बड़ी बदकिस्मती हो गई।